जानते हैं। और इतिहास में भी हम लोग किसके बारे में 6 से लेकर 12th क्लास के जो एनसीईआरटी का जो बुक्स है इसके बारे में समझेंगे। इसमें ऐसा क्या है कि सभी लोग कहते हैं आपसे कि उसी को आपको पढ़ना चाहिए, तो आज इसको डिटेल में आप लोग समझोगे कि इसमें ऐसा क्या दिया गया है कि हम 6 क्लास का जो पढ़ेंगे। मान लीजिए हमारे पास जो ये बुक्स 6 क्लास का बुक्स है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे ये 6 क्लास में जो भी दिया है, चाहे हमारे 7th क्लास के बुक्स में क्या दिया गया है इसके बारे में। यानी जो भी हमारा बुक्स है एनसीईआरटी का बुक्स, इसमें हम लोगों को बहुत सारे अध्ययन करना होता है। यानी इसमें जब हम लोग पाषाण काल में पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में हम लोग चलते हैं कि हम चलते हैं पाषाण काल के विषय में पढ़ने, लेकिन क्या 6 क्लास के बुक्स में पाषाण काल के विषय में बताता है, या फिर वो कहता है कि सिंधु सभ्यता मतलब सरस्वती नदी के पास में जो सरस्वती सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में चीज़ कहता है। आपको अगर गौर से दिखाया जाए कि मतलब आप देख सकते हो किसी चीज़ के बारे में, तो इसमें ऐसा क्या चीज़ दिया गया है, तो इसमें आपको सरस्वती सिंधु सभ्यता इसमें दिया गया है, सरस्वती और सिंधु सभ्यता। इसी लोग को बहुत बार आप लोग से प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि आप इसी चीज़ों को बेटा आप बार बार पढ़ो। सभी लोग कह रहे हैं कि बाबू आपको पढ़ो, बेटा आप पढ़ो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जो 6 से लेकर 12th तक का बुक्स है कहाँ से मिलेगा, इसे किस तरीके से आपको, या तो फिर आप खरीद सकते हो, या तो कोई बच्चा है जो कि पढ़ लिया है उसका बुक्स आप एनसीईआरटी का बुक्स ही लेना और उसमें आप लोगों को 6 से लेकर शुरुआत कर लेना है। इसमें हमने देखा था कि अब हम लोग जैसे कि आदि मानव के बारे में इसमें हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, इसे आदि मानव के विषय में नहीं, इसमें हम लोग सिंधु सभ्यता से ही स्टार्ट कर देते हैं। और अन्य के बारे में बात करें तो हम लोग पहले पाषाण काल के विषय में पढ़ने चलते हैं, क्योंकि हमें पाषाण काल के विषय में ज़रूरी है जानना। इसलिए तो हम लोग क्या जानते हैं इसमें, क्या हम पाषाण काल के विषय में 6 क्लास में जानेंगे? नहीं, इसमें भी है थोड़ा बहुत, लेकिन पत्थर वत्थर जो भी मिले हैं उनके बारे में कुछ बताया गया है। अब सिंधु सभ्यता के कुछ सिक्कों के बारे में, और इस सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें भी बहुत कुछ नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत इसमें भी बताया गया, थोड़े बहुत बताया गया है 6 क्लास के बुक्स में, सिर्फ आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं छोटे 6वीं क्लास के बच्चे, लगभग वो अगर 10 साल के होंगे, 10 साल 11 साल के, तो 6 क्लास में वो जाएंगे। 11 या 12 साल का लगभग हो सकता है, 11 साल का बच्चा। तो 10-11 साल के बच्चे के लिए 6 क्लास का हिस्ट्री पढ़ना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। वो पढ़ते तो हैं, पढ़ के जो बताया जाता है उसे लिख लेते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती है। अब आपको क्या करना है कि आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको उसे समझना है। पढ़ने का मतलब कि पढ़ते गए तो उसे समझते जाओगे, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो समझोगे। तो आपको पढ़ना है, लेकिन अब ऐसे नहीं कि पूरा रट दिए उस किताब को लेके, उसमें आपको समझ नहीं आई। तो जब छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है ये बुक्स, समझ लीजिए कि उसके दिमाग से और आपके दिमाग से, यानी उसके ब्रेन में आपके ब्रेन में थोड़ा सा तो फ़र्क है ही। मतलब आपकी IQ कितनी तेज़ है, अब उससे तो थोड़ा तेज़ ही होगा। IQ अपना चेक कराने के बाद पता चल जाएगा कि IQ कितना तेज़ है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या जानते हैं कि एनसीईआरटी जो है इसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कहते हैं। इसका जो एनसीईआरटी का जो हम बुक्स पढ़ेंगे, इसका यही फुल फॉर्म है। इसको बहुत अच्छे से आप लोग को ध्यान में देना होगा। 6 to 12th में जो आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, इसमें एनसीईआरटी के बारे में जो बुक्स लाओगे, इसमें चाहे आपका बीपीएससी क्रैक करना है, चाहे यूपीएससी क्रैक कर लेना है, किसी भी जॉब में आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इस बात को आप लोग बहुत अपने माइंडली में ध्यान में रखना, जिसमें हम लोगों को पढ़ना होगा 6 क्लास का बुक्स जो रहेगा सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता या फिर सरस्वती सभ्यता, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। क्या होता है सिंधु सभ्यता, ये तो बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हो। जो वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें आप लोगों को सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता के विषय में या हड़प्पा सभ्यता के विषय में जो बता चुकी हूँ, उसमें आप लोग को ध्यान में होगा ही। देखिए, जब हम सिंधु सभ्यता के विषय में पढ़ते हैं या फिर हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो इन दोनों का नाम हम लोग या लगा देते हैं कि या सिंधु सभ्यता या फिर हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। मतलब अंतर क्या है इसमें? कहा जाता है कि सिंधु नदियों के पास में कहा क्या जाता है, आपके बुक्स में भी होगा, ध्यान में रहे आपके, मतलब बता रही हूँ आपको। बुक्स में जो आपको दिया गया है वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं आपको मिलेगा।
कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के कुछ सहायक नदियों के पास में जो भी जमीन यानी जो भी स्थल मिले हुए हैं, जो भी जगह मिले हुए हैं, जहाँ पे घर बनाए गए थे, जहाँ पे नगर एक बसे हुए थे, उसी को हम लोग, या फिर गांव बसे हुए थे, उसी को हम लोग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता। क्योंकि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, जैसे चिनाब हो गई, रावी हो गया, सतलज हो गया, ब्यास हो गया। इन सबों के बारे में अगर कहा जाए कि सिंधु की सहायक नदियां हैं, जो सिंधु निकलती है, इनकी सहायक नदियों के पास में मान लीजिए इस तरीके से एक नदी निकली, अब कोई स्थल यहाँ मिल गया, कोई स्थल यहाँ मिल गया, कोई यहाँ पे मिल गया। अब नदियों के किनारे ही मिलेगा जो भी स्थल मिलेगा, अब कोई इसी सिंधु के पास में ही मिल गया। तो सिंधु नदी आपको पता है कि चाइना यानी तिब्बत से कुछ दूरी से, मतलब वो निकलता है तिब्बत से, चाइना तिब्बत यानी मानसरोवर से ये सब नदियाँ निकलती हैं, और वो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में होते हुए, मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर वाला अगर एरिया कहा जाए कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया से लेके पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में अपने पानी को ले जाके गिरा देती है सिंधु नदी। और यहीं पे जो इसकी सहायक नदियां हैं, कुछ भारत में मिले और कुछ पाकिस्तान में। जैसे कहा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। चंदहुदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। तो जो पहली खुदाई हुई थी सिंधु सभ्यता में, सबसे पहले जो स्थल की खुदाई हुई थी उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए उसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा की, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा है, हड़प्पा एक स्थल है पाकिस्तान में, वहाँ पे उन्होंने 1921 में इसकी खुदाई करवा दी थी। 1921 में इसकी खुदाई करवा दी थी। आप लोगों को अपने माइंड में तुरंत सेट हो जाना चाहिए किसी चीज़ को देखने के बाद कि हमें किस तरीके से इसे हमें देख लेना है। क्या है कि सिंधु सभ्यता यानी दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की पहली बार खुदाई करवा दिए थे, तो इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि किसी का बेटा होता है तो बड़े बेटे के नाम से बाप को भी पुकारा जाता है, बड़े बेटे के नाम से माँ को भी पुकारा जाता है, उसकी माँ उसका बेटा, यानी कि सिर्फ उनसे ज्वाइंट हो जाता है। इसी तरीके से सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता दोनों का ज्वाइंट हो गया है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग कहें कि उसमें बहुत सारे कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है सिर्फ, लेकिन अगर कहा जाए कि सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता में हम लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना होगा इस 6 क्लास के बुक्स में। जितनी छोटी है उतने छोटे इसका थोड़ा बहुत काम भी है, क्योंकि बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस बड़ों के लिए नहीं बनाया गया है। नहीं तो आज अगर वो बच्चे जो इसको समझ लिए होते तो वो भी आज उनको कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो IPS IAS कुछ भी बन सकते थे। यानी कि 6 से लेकर अगर 12th तक जो बच्चा रेगुलर उस क्लास को और ढंग से कर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाएगा कि उसको अगर समझ में आता है तब, ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि सभी लोग को समझ में नहीं आता है और वो छोटे से हैं, 6वीं क्लास का बच्चा मात्र छोटा है, 10-11 साल का बच्चा है, और उसको पूरी अगर इसकी घटना पढ़ाया जाए तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि नदियों से मनुष्यों को जल की लाभ होती है, क्या होता है, इनके बारे में सब कुछ के बारे में इसमें से पढ़ाया गया होगा। अब बच्चे पढ़ रहे हैं नगर योजना में, सरस्वती, सिंधु सभ्यता, इन सबों के बारे में बच्चे पढ़ने उनको कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, हिस्ट्री में ऐसा हो क्या रहा है, लोग बता क्या रहे हैं, कि इसमें क्या चीज़ आपको पढ़ना चाहिए। लोगों के माइंड में सेट हो गया है कि हम इसको, ये पढ़ाया कहाँ से जा रहा है। लेकिन अगर एक बार इसको ध्यान से देखा जाए कि नहीं ये सही, इसकी अगर पकड़ हो जाए, हिस्ट्री की किसी को भी पकड़ हो जाती है, फिर वो दिक्कत उसको नहीं हो सकता है। हिस्ट्री की जिसको अगर पकड़ हो गई उसको दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोगों का जो था कि आप लोग जो पढ़ते हो कि ना, हम सिंधु सभ्यता से पहले ही हम हड़प्पा सभ्यता में चलते हैं। पहले हम हड़प्पा सभ्यता में यानी कि पाषाण काल में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता सॉरी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से पहले हम लोग चलते हैं पाषाण काल में, जिसमें हम लोग मध्य पाषाण देखेंगे, ताम्र पाषाण देखेंगे, उत्तर पाषाण देखेंगे, नव पाषाण देखेंगे, नव पाषाण में खेती किस तरीके से हुआ देखेंगे। अब इसमें पता चला कि इसमें है नहीं, लेकिन इसमें कुछ बता दिया गया है। तो 6 क्लास के लिए बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए इतना ही है, ज़्यादातर इसमें कुछ नहीं है। फिर भी इसको आपका क्या होगा, आपकी मजबूत हो जाएगी स्टडी, आपका माइंड, आपका मतलब बोलने का तरीका एक है जो आप किसी चीज़ में बैठोगे तो उसमें समझ जाओगे कि हाँ 6 क्लास में हमने
सिंधु सभ्यता के बारे में देखा था। उसके बाद डायरेक्ट वैदिक काल आएगा, उस वैदिक काल के बारे में देखना होगा। फिर रामायण व महाभारत के बारे में देखना होगा। 16 महाजनपदों के विषय में देखना होगा। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी, जगत गुरु जो शंकराचार्य हैं, इनके बारे में आप लोग को देखना होगा। अब बड़े जैसे हो जाओगे ना तो इसी चीज़ में आपको घुसा दिया जाएगा। जैसे ही आप किसी चीज़ के लिए मतलब कोचिंग क्लासेस करने जाओगे तो आपको यही जगह से घुसा दिया जाएगा। गौतम बुद्ध के बारे में बताया जाएगा, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। महावीर स्वामी के विषय में बताया जाएगा, उनकी जन्म कब हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी। जैन धर्म के कौन हैं और बौद्ध धर्म के ये कौन हैं, तो इनके बारे में आपको बताया जाएगा। अब आप लोग पढ़ोगे जरूर, ठीक है। उसी तरीके से अगर 6th क्लास में थोड़ा सा समझ लेते हो तो 7th में जाओगे तो आप लोग को और ज़्यादा माइंड डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्या आपको 7th क्लास में यही चीज़ मिलने वाला है? क्या आपको गौतम बुद्ध के विषय में जानना जरूरी है, उस 7th क्लास में आएगा? या फिर जैन धर्म के विषय में आएगा? या फिर आपको मौर्य साम्राज्य के विषय में आएगा? या फिर आपको विदेशियों के आक्रमण या शकों का आगमन या गुप्त काल आएगा? क्या 7th क्लास में ये भी आएगा? नहीं। अब देखो, गुप्त काल, गुप्त वंश, इनको खत्म करने के बाद आ जाते हैं कौन से वंशज चलने लगता है, जिनका नाम है वर्धन वंश। अब वो हमें वर्धन वंश यानी हर्षवर्धन के विषय में आपको 7th क्लास में पढ़ना होगा। अब आपका माइंड उड़ेगा, कहोगे कि अब ये कहाँ से, क्योंकि इसका जो लेवल है ना ये सही बनाया गया है। हर एक बुक्स में अब बढ़ने पीछे तो घसकोगे नहीं, अब आगे ही बढ़ोगे। इसी तरीके से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ये 6th क्लास वाला बुक्स है, जिसको आप लोग अध्ययन कर लेते हो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। सिंधु सभ्यता में आप लोगों को हड़प्पा के विषय में, मोहनजोदड़ो के विषय में, चंद्रहुदड़ो, क्या रोपड़, कालीबंगा, बनावली, इनके बारे में भी देगा 6 में? नहीं देगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देगा, कुछ ही देगा। और कुछ के विषय में आपको स्वयं को समझ लेना होगा, ठीक है। वैदिक काल में क्या वेद के बारे में देगा? वेद के बारे में देगा, किस तरीके से, क्या कितने वेद हैं, कितने उपवेद हैं, इनके बारे में देगा ही, ठीक है। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद का 6th क्लास में अच्छा खासा इंडिया का मैप बना के, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का मैप बनाते हुए उसमें आपको 16 महाजनपद के विषय में दे देगा। इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ डेवलप हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप सीख लोगे, ठीक। अब इसके बाद में गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी, शंकराचार्य, ये तीनों एक ही में दे देगा कि इसमें आप लोग पढ़ लो, इसमें क्या क्या दिया गया है उसको आपने पढ़ लिया। क्या मज़ेदार कहानी इसमें है, जो समझ गया वो समझ गया। वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म के विषय में दे देगा, उसमें भी आपने समझ लिया। मौर्य साम्राज्य के विषय में देगा, इसी में चाणक्य के विषय में देगा। इसने चाणक्य ने अर्थशास्त्र को इन्होंने ही लिखा था, चाणक्य ने, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। देखो, जो अर्थशास्त्र की बुक है ये कुछ राजनीतिक तौर पे है, और इसी क्योंकि राजनीतिक मतलब क्या होता है कि अगर आप इतिहास पढ़ते हो तो इस इतिहास में ही राजनीतिक चीज़ घुसी हुई है। मतलब अपना जो है इकोनॉमिक्स इसी के अंदर घुसा हुआ है। अब पूछोगे कैसे, आपको बताना है कि जब हिस्ट्री में हम लोग किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि युद्ध हुआ था, 2 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, और युद्ध होने से कुछ यहाँ से बंदूकें, कुछ यहाँ से मतलब कि सामान, कुछ सैनिक, कुछ हर एक चीज़ धीरे धीरे मार होता है, तो एक दूसरे को एक झापड़ मारोगे इसने, उसमें तो ये इकोनॉमिक्स उसका ख़त्म नहीं, मतलब कि बर्बाद होने वाला नहीं है। लेकिन जब आप लोग मतलब उस समय का लोग अगर युद्ध करते थे तो बहुत नुकसान होता था। अब इसमें बहुत सारे चीज़ खराब होते थे, तो इसी में कहा गया कि अर्थशास्त्र का बुक राजनीतिक तौर पे भी है, कि उसमें आपको राजनीतिक भी सिखा दिया गया। भैया उन्होंने राजनीति का बुक लिखा था, अर्थशास्त्र के बुक में राजनीति का उन्होंने बुक लिखा था कि किस तरीके से कोई बर्बाद होता है। अब उसे आबाद होना है तो किस तरीके से अपना इकोनॉमी को आगे करना है। इन्होंने इकोनॉमिक्स लिखा था, लेकिन इकोनॉमी को आपको किस तरीके से आगे करना है। इकोनॉमी ही बर्बाद हो रहा है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रहा है।
मौर्य वंश में आप लोगों को इसमें मौर्य वंश में आप लोगों ने मगध के बारे में सुना होगा। 16 महाजनपद में जो 16 महाजनपद है, इनमें से यहाँ पे दे देगा आपको मौर्य वंश। सॉरी, क्या दे देगा आपको? मौर्य वंश के विषय में दे देगा। अब मौर्य वंश यानी 16 महाजनपद में से किस महाजनपद में इस मौर्य वंश के बारे में बताया गया है? इसमें तुरंत आपके माइंड में हो जाएगा कि सब मगध महाजनपद, क्योंकि मगध महाजनपद में ही मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य के विषय में आप लोग जानोगे, जिनमें चाणक्य भी हैं, सिकंदर के विषय में भी देगा, सेलुकस निकेटर के भी विषय में देगा, सबके विषय में धीरे धीरे देता रहेगा। सॉरी, खांसी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने मौर्य वंश में आप लोगों को अभी बहुत सारे कुछ उसमें मगध, जो मगध है बिहार में, मगध इस समय प्रखंड भी है बिहार में, जो 9 प्रखंड है, इसमें से मगध एक प्रखंड है। इसमें 5 जिले आते हैं मगध। अब इस मगध एक महाजनपद था। क्या था? महाजनपद। अब ये सबसे बड़ा महाजनपद है। क्या है? सबसे बड़ा महाजनपद है। सबसे बड़ा मतलब 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा महाजनपद। इसी मगध महाजनपद में इन मौर्य वंश के विषय में हम लोगों को देखना होगा। लेकिन सिर्फ इस मौर्य वंश के विषय में ही आपको नहीं देखना होगा। इस मौर्य वंश से पहले हम लोग इस मगध में जो आया था एक वंश, जिसका नाम था, क्या चीज़ नाम था बताइए आप लोग, क्या नाम था? मगध में एक शासक आया था और अपना वंशज तैयार किया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था हर्यंक। ठीक है। ये हर्यंक वंश के विषय में जिसका संस्थापक था बिंबिसार, इनके विषय में, बिंबिसार के विषय में या फिर किसी के विषय में, बिंबिसार के विषय में, किसी के विषय में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ना होगा। मौर्य साम्राज्य में आप लोग को बहुत कुछ पढ़ना है। जब आप मगध निकालोगे ना तो पता चला कि आपका 1 महीना से ऊपर मगध में ही लग जाएगा, क्योंकि मगध में ही शासक आए थे, युद्ध किए थे। जैसे ही मगध खत्म होता है, 16 महाजनपद में से मगध खत्म होता है, वैदिक काल खत्म करने के बाद 16 महाजनपद, जो 6000 ईसा पूर्व की बात है, 600 ईसा पूर्व की बात है, ईसा पूर्व की बात है। ठीक है। अब इस 600 ईसा पूर्व यानी बीसी की बात है। ये क्या है? बीसी की बात है। इस 600 ईसा पूर्व में आप लोगों ने मगध के बारे में देखना है। ये आपको इतनी चीज़ों के बारे में बताएगा। फिर शक किस तरीके से आते हैं, यानी विदेशियों का आक्रमण कैसे होता है, 6 क्लास के बुक में है। शकों का आगमन कैसे होता है, ये 6 क्लास के बुक में है। फिर हम गुप्त काल के विषय में पढ़ेंगे। फिर जैसे ही गुप्त काल खत्म होगा, अब हम लोग आ जाएंगे वर्धन वंश के विषय में पढ़ने के लिए। अब हम निकालेंगे 7th का बुक्स। कौन सा बुक्स? 7th का बुक्स। अभी 7th में इसमें भी बहुत सारे कुछ दिया होगा, जिनमें आप लोग पहले ही पृष्ठ में देखोगे तो हम लोगों को दिखाई देगा कि हमें पढ़ना है हर्यंक वंश और तंत्रकालीन समाज के विषय में। हम इस बुक्स को उठा के आप लोग के लिए इसलिए लेके आई हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं तो मैं आपको मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में बताती कि चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है, क्योंकि मौर्य वंश ने अपना स्थापना जो किया था, इसने नंद वंश के राजा जो थे, लास्ट वाला राजा जिसका धनानंद था नाम, जिसकी बेटी दुर्धरा थी, चंद्रगुप्त ने उस दुर्धरा से शादी करके उसके पिता को मार दिया था, धनानंद को। नंद वंश का स्थापना करने वाले महापद्म नंद थे। इन लोगों के बारे में आप तो को पूरा डिटेल में पता होगा। आपको तो 6 क्लास के विषय में पढ़ा रही हूँ। इसमें आप लोगों को 6 क्लास का ये चैप्टर है जिसको आपको कंप्लीट करना है। इस 6 क्लास का चैप्टर जो है, मैं आपको चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाऊंगी और 6 क्लास के ही बारे में बताऊंगी और लिखूंगी 6 क्लास चैप्टर ये, और चैप्टर के विषय में आप लोग को पढ़ना होगा। इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है उसी के विषय में आपको पढ़ना होगा। पहले तो मैं आप लोगों को, चाहे गांधी युग हो उसके विषय में, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो उसके विषय में, ये भी कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करने से पहले, कंप्लीट करने के बाद ही इसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके ज़्यादातर बीपीएससी में
ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाने वाले हैं जो 6 क्लास से रिलेटेड यानी एनसीईआरटी का जो है इसी से पूछे जाने वाले हैं। इसमें से आप लोगों को 7th क्लास वाला देखना होगा, जिसमें आपने हर्षवर्धन के विषय में आपको जानना होगा। इसके बाद में दक्षिण के राजा जो चालुक्य थे, पाल थे, चोल थे, इनके विषय में आपको देखना होगा। तो 7th क्लास में देखिए कि जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वही चीज़ ये 7th क्लास के बुक्स में है। और बच्चे अगर समझ नहीं पाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। 7th क्लास के बुक में ये चीज़ दिया है। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हर्यंक खत्म हो गया था, हर्षवर्धन जब खत्म हो गया था, तो उसी के लिए ये सब पहुँचे। कौन कौन पहुँचे थे? पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। ये 3 के 3 उस कन्नौज पे हमला करने के लिए जा रहे थे, यानी कि हर्षवर्धन के खत्म होने के बाद कन्नौज को अपना बनाने के, जिसमें प्रतिहार वंश के शासकों ने जीत गया था। प्रतिहार वंश के उसमें आपको मैं ये बता चुकी हूँ। क्या आप वहाँ से भूल सकते हो? लेकिन नहीं, अब आपको शुरू से 6 से लेके 12th तक का एनसीईआरटी का बुक्स के बारे में आपको समझना ही होगा। इसमें तो बहुत जल्दी आपका ख़त्म हो सकता है। उसके बाद में विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रयास कैसे हुआ था, इसके बारे में आपको देखना होगा। प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य एवं कला के बारे में देखना होगा। राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल के विषय में, दाहिर के विषय में आपको बताई हुई, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम यानी कि अरब यात्री भारत में प्रथम बार विदेशी आक्रमण करने वाला था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ये आया कहाँ से था? ये आया था ये अरब से। इसी को अरब यात्री कहते हैं। और ये आया था सिंध और मुल्तान में जो युद्ध किया था, इसमें राजा दाहिर को हराया था। देखिए 7th क्लास में इस राजा दाहिर के विषय में बताया गया है। क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? क्या ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? ये भी आपके लिए है। फिर सुहेल देव एवं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के विषय में आपको पढ़ा दिया गया है, जिसमें मैं आपको राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान के विषय में पढ़ाई हूँ। चौहान वंश, इसका नाम है क्या? चौहान वंश के विषय में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उस चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मोहम्मद गौरी को बहुत बार उसको हराया, यानी जो तराइन के युद्ध में इसको प्रथम बार तो हरा दिया, द्वितीय बार जो हार गए थे पृथ्वीराज चौहान, और इसने वो लेके चला गया था, गौरी ने लेके चला गया था पृथ्वीराज को। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी इसमें 7th वाले में आपको समझना होगा। जो जो पढ़ाया गया था वो भी आपको इसमें दिया गया है। उत्तर भारत के 13वीं से 15वीं सदी के राज्य, अब इनके बारे में आपको उत्तर भारत के विषय में पढ़ाना होगा। इसके बाद में विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी के विषय में आप लोग समझ ही लिए हो, फिर भी आपको विजयनगर और बहमनी के विषय में समझाना हो। देखिए जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, मैं सच कह रही हूँ आपसे, जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए वो आप भी सोचोगे कि इनको मिला कहाँ से, ये कैसे पढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको पूरे डिटेल में बता रही हूँ कि किस तरीके से किसी को कोई बुक्स मिलता है। जो भी टीचर आपको इस YouTube पे पढ़ाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, ये हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, इन टीचर जो पढ़ाते हैं, कोई तो 1 घंटे का क्लासेस कराता है, उसमें उस क्लास में आपको एक ही वंशज के विषय में पूरा रटाता जाएगा, समझाता जाएगा। ठीक है, वो भी ठीक है। कभी कभी उसे 10 मिनट का भी क्लास कोई करा देता है, उसमें भी आपको मतलब कि समझ में फूल आ जाएगा। लेकिन ऐसे टीचर भी हैं जिनको कि यानी कि समझाते ठीक है, किसी के लिए बुरा नहीं कर रही हूँ, समझाते हैं, लेकिन उनकी वीडियो थोड़ी सी लंबी खींच के चली जाती है। इसी तरीके से मैं अपनी लंबी वीडियो नहीं खींचती हूँ, क्योंकि या तो खींचना स्टार्ट करूँगी तो किसी के बारे में कंप्लीट कवर करवा दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम लोगों को पढ़ना हो जाए, जैसे कि सरस्वती सिंधु सभ्यता, अब 6 क्लास में सरस्वती सिंधु सभ्यता आपने पढ़ा, वैदिक काल पढ़ा, रामायण व महाभारत के विषय में देख लिया, 16 महाजनपदों के विषय में, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षा के बारे में आपको जानना होगा। 6 क्लास का बुक्स है। फिर मौर्य साम्राज्य के विषय में, विदेशियों के आक्रमण उनका भारतीय सांस्कृतिक में समावेश किस तरीके से था, इसके विषय में,
गुप्त काल विजय एवं राज्य विस्तार इसके विषय में आपको पढ़ना होगा, और गुप्त काल शासक समाज एवं संस्कृति के विषय में आपको पढ़ना होगा। तो सिर्फ आप लोग 6 और 7th क्लास का ये बुक्स दोनों को अगर आप लोग कवर कर लेते हो, इन दोनों को सिर्फ अभी फ़िलहाल में इसको कवर करते हुए आपको बहुत सारे चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो इन बुकों के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। तो 6 से लेकर 12th तक का NCERT का जो बुक्स है इसके बारे में आप लोगों को पूरा फुल जानकारी मुझे दे देना है। तो जब हम अब स्टार्ट करेंगे आपको, तो 6 क्लास का NCERT आपको उसी बुक्स से मैं आपको पढ़ाऊँगी, जिसमें मैं शुरुआत करूँगी सिंधु सभ्यता से। आपको ये पाषाण काल वाला यानी कि जो प्री हिस्ट्री है आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। इसमें आप लोग उसमें ज़्यादातर नहीं, थोड़ा बहुत देगा। आग की खोज किसने किया था, कब हुआ था, इसके बारे में, खेती कब हुई थी, कहाँ हुई थी पहली बार, इसके बारे में। लेकिन जो सिंधु सभ्यता है इसमें ज़्यादातर आप लोग को समझना जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता है। अब यहाँ पे जो अगर पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में क्या विष्णु भगवान मतलब विष्णु भगवान को पूजा जाता था, नहीं, इनका पूजा नहीं किया जाता था। किसका पूजा होता था, शंकर जी का पूजा होता, या फिर पीपल का भी पूजा हो सकता है, मतलब मातृ देवी की मूर्ति भी मिली थी, उसका भी पूजा हो सकता है। लेकिन कहोगे कि नहीं विष्णु भगवान का पूजा हुआ था, नहीं हुआ था। ये छोटे छोटे क्लासेस के बच्चों का है और इससे आप लोग को समझना जरूरी है। फिर आप लोग वैदिक काल में चले जाओगे, और वैदिक काल में इसमें बहुत सारे, इसमें भी आपको मिलेगा कि क्या क्या आपको पढ़ लेना है। और इसी तरीके से आपको सारे चीज़ की जानकारी इस बुक्स से आपको मिलती जाएगी। बस मेन यही है, चाहे BPSC हो, UPSC हो, किसी चीज़ किसी भी लेवल में आप हो, किसी लेवल का पेपर आप देने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको मात्र यही 6 से लेकर 12 तक हर एक टीचर यही चीज़ को आपको समझा रहा है कि आपको यही काम करना है। चाहे कितने भी आप पढ़ लो, आगे तक आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, पूरे हिस्ट्री कंप्लीट कर लो। 25 घंटे 30 घंटे अगर लग जाए हिस्ट्री पढ़ने में, अगर आपको महीने दिन लग जाता है 25-30 घंटे का, किसी का वीडियो होगा 25-30 घंटे का, अब उसको आप धीरे धीरे कवर भी कर लेते हो, फिर भी आपको NCERT पूरा फुल नहीं, क्योंकि वो भी घबरा जाता है पढ़ाने में। इसलिए आप लोगों को 7th और 6 से लेकर 12th तक का जो बुक्स है इसके विषय में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। यहाँ तक तो थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया होगा कि किस तरीके से 6 से लेकर 12 तक का हमें बुक पढ़ना है। अभी तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताई हूँ 6 और 7th का बुक्स हिस्ट्री का, NCERT का। लेकिन इसका नेक्स्ट वीडियो जब मैं आएगा तो उसमें आपको 7th के बाद 8, 9 वाला सब कुछ आपको दिखाऊंगी, उसमें क्या क्या दिया गया है, उसके बाद क्या हमें शुरुआत करना है उसके बारे में। 6 क्लास में सिर्फ इतना मान लेना है कि आप लोग सिंधु से लेके आप लोग कहाँ तक, गुप्त काल तक जा रहे हो, गुप्त वंश तक जा रहे हो। उसके बाद आप लोग को तुरंत पहुँच जाना है वर्धन में, और वर्धन के बाद आगे देख लेना है। तो 7th के बारे में मैं 7th जो क्लासेस के बारे में बताना है वो आपको फिर बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको स्टार्ट कर दूंगी ये 6 क्लास का जो भी बुक्स है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।